हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 10 कर रहे हैं और पार्ट भी 10 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे और कुशांस जो थे उन्होंने सिल्क रूट को कब कंट्रोल किया था, कौन से सेंचुरी में? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में आते हैं। तो अगर आप ऐसे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बीपीएससी या पीएससी में आए हैं उनका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे हम पता लगाते हैं ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है वो कहाँ पाया गया था, ये आपको बताना है, जिसके अवशेष मिले थे और साथ ही साथ फाइन पॉटरी, बॉल्स हो गया, प्लेट्स हो गए, ठीक है। और साउथ इंडिया से गोल्ड, स्पाइसेस, खासकर पीपर यानी कि गोल्की सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। और प्रीसियस स्टोन्स हो गए। जो गोल्की थी इसकी वैल्यू रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा मूल्यवान था कि इन्होंने इसका नाम ब्लैक गोल्ड रख दिया था, काला सोना। रोमन ट्रेडर्स जो थे वो बहुत सारे सामान शिप के थ्रू, समुद्र के रास्ते या फिर ज़मीन के रास्ते कैरावंस में लोड करके ले जाते थे। रोमन गोल्ड कॉइन का एविडेंस जो है वो साउथ इंडिया से मिला है। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे एक पोएम है ट्रेड के बारे में, जो कि संगम का पोएम है, संगम लिटरेचर से मिला है, जिसमें वो जो गुड्स ले जाते थे पुहार में, ठीक है, और उनके कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो है ईस्ट कोस्ट में उस पे बनाया हुआ है। तो ये पोएम यह दर्शाता है कि ये सारे चीज़ें यहाँ से, भारत से, सब कॉन्टिनेंट से ले जाई गई थी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो सेलर्स होते थे उन्हें अगर वेस्ट कोस्ट पे जाना होता था, इंडिया से ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया जाना होता था, तो वो साउथ वेस्ट मानसून का एडवांटेज लेते थे जो बे ऑफ बंगाल से उठ के आती थी। उससे जर्नी जो रहती थी वो जल्दी पूरी होती थी। उसके बाद न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स के बारे में बता रहा है, जिसमें कह रहा है कि साउदर्न हाफ यानी कि जो आधा साउथ है भारत का, वो लॉन्ग कोस्ट लाइन, तटीय हिल्स और पठार, प्लेट्यू और रिवर वैली से घिरा हुआ है, जिसमें से कावेरी नदी जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, हमें याद रखना है। और चीफ या फिर किंग जो होते थे इन वैलीज को, इन कोस्ट को कंट्रोल करते थे। संगम में एक पोएम में मेंशन है एक टर्म मूवेंद्र, ठीक है, मूवेंद्र। इसका मतलब होता है, तमिल शब्द है ये, इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। जो ये 3 चीफ है ये 3 राजाओं के लिए, 3 किंगडम्स के लिए यूज किया गया है, जो कि चोला, चेरा और पांड्यास थे। ये जो तीनों राजा थे 2300 साल पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजा थे। इन सभी राजाओं के 2 सेंटर ऑफ पावर था, एक तो वो ज़मीन पे रहता था और एक उन्होंने कोस्ट के किनारे बना रखा था। और इनके 6 सिटीज़ थे सभी के, जिसमें से 2 जो थे बहुत इम्पोर्टेंट थे। पहला जो है वो पुहार या कावेरी पट्टिनम, ये चोला का बंदरगाह था, और मदुरई जो था वो पांड्यास का कैपिटल था। ये हमें याद रखना है। और हम लोग पिछले चैप्टर में भी देखे थे कि मदुरई में ही संगम लिटरेचर के स्कॉलर्स मिलते थे, सभा करते थे। वहीं उसके बाद बता रहा है कि ये लोग टैक्स नहीं लेते थे, ये लोग ट्रिब्यूट्स लेते थे। जैसा हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी में देखा था कि वो लोग ट्रिब्यूट्स लेते थे यानी गिफ्ट्स। वहीं ये लोग मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा खर्च करते थे और जो बचा हुआ वेल्थ होता था उसे सब में बांट देते थे, और कुछ वेल्थ वो संगम के पोएट्स को बांटते थे, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, गोल्ड हो गया, चैरियट्स हो गया, क्लोथ्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, एज अ रिवार्ड। जिससे जो संगम के पोएट होते थे वो इन राजाओं को अपने पोएम में प्रेज करके लिखते थे,
ठीक है, उनकी बहुत बड़ाइयाँ लिखते थे। यहाँ पे कह रहा है सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। तो सातवाहना डायनेस्टी जो था उसके फाउंडर थे सिमुका, हमें याद रखना है। और सातवाहना डायनेस्टी 62-30 BCE के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था वेस्टर्न इंडिया में, जो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी था। वहीं सातवाहना डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम मेंशन है, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो कि इनकी माता ने लिखा था, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। वहीं दूसरे राजा जो थे इम्पॉर्टेंट, दक्षिणापथा, ठीक है, इन्होंने अपना नाम दक्षिणापथा इसलिए रखा था क्योंकि इन्होंने पूरे साउथ रीजन को एक्वायर कर रखा था, इसी कारण इन्होंने अपना दक्षिणापथा नाम रखा था। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ सिल्क रूट के बारे में बता रहा है। सिल्क हम सभी जानते हैं, जो कि एक चमकदार ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क और चिकनी बनावट का होता है, जो काफ़ी महंगा, जिसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है कुछ सोसाइटी में। सिल्क का जो टेक्निक था ये चाइना में उभरा था 7000 साल पहले। 1000 साल तक ये सीक्रेट ही रहा था। जो पाथ से लोग सिल्क कैरी करते थे चाइना से, उसे ही हम सिल्क रूट कहते हैं। चाइना से एक ब्रांच निकला था सिल्क रूट का, जो कि सेंट्रल एशिया से इंडस के माउथ तक फैला हुआ था। चाइना सिल्क गिफ्ट करता था जो ईरान के रूलर्स थे और जो वेस्ट एशिया के रूलर्स थे उन्हें। इसी से, यहीं से ये जो सिल्क का नॉलेज था ये स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। 2000 साल पहले सिल्क जो था वो एक फैशन की तरह उभर आया, जितने भी अमीर लोग थे रोम में उनके बीच। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुषाण के बारे में कह रहा है। कुषाण जो थे वो 30 CE से 375 CE तक रूल किए थे और इन्होंने सेंट्रल एशिया और साउथ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल कर रखा था। यही नहीं, इन्होंने पूरे सिल्क रूट को कंट्रोल कर रखा था, जो सिल्क रूट का एक और ब्रांच था। इनका कुषाण्स का 2 मेजर पावर था। पहला तो मथुरा में था और दूसरा पेशावर में था। तक्षशिला भी इनके किंगडम में शामिल था। आप समझ सकते हैं कि इनका किंगडम कितने दूर में फैला हुआ था। और कुषाण्स पहले ऐसे हुए जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था, ये हमें याद रखना है। और यही गोल्ड कॉइन्स जो ट्रेडर्स होते थे सिल्क रूट वाले यूज करते थे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। एक स्तूपा मिला है सांची में, जिसमें एक पेड़ है और नीचे में एक खाली सीट बना हुआ है। उस पे जो मूर्ति कार्व किया गया है वो बुद्धा को दिखलाता है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो ये है वो फिगर, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से दिखाया है। और ये बेसिकली पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिली थी। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जो फेमस कुषाण रूलर थे कनिष्क, उनके बारे में कह रहा है कि ये 320 BC से 535 BC तक रूल किए थे। इन्होंने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किया था कश्मीर में। आपको बताना है कि इन्होंने किसके प्रेसिडेंसी के अंडर ये 4th काउंसिल करवाया था कश्मीर में। अब यहाँ पे कह रहा है कि अश्वघोषा और कुछ दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बहुत से स्कल्पचर जो थे बुद्धा के वो मथुरा में बनाए गए, फिर कुछ तक्षशिला में बनाए गए। वहीं अश्वघोषा ने एक बायोग्राफी लिखा था बुद्धा का, जिसका नाम उन्होंने दिया था बुद्ध चरिता। अश्वघोषा कनिष्क के ही कोर्ट में रहते थे। तो एक चीज और हमें याद रखना है कि जो 4th काउंसिल हुआ था वहीं से बुद्धिज्म में सेपरेशन हुआ था महायान और हीनयान में। तो इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान बुद्धिज्म निकल करके आया था। और वहीं दूसरा जो चेंज आया था बुद्धिज्म में, लोग बोधि सत्वा में मानने लगे थे। बोधि सत्वा में मानने लगे थे, जिसका अर्थ होता है इनलाइटमेंट, यानी कि मोक्ष या फिर आत्मज्ञान, जिसमें लोगों को एक आइसोलेटेड लाइफ जीना रहता है, वहीं मेडिटेशन करना रहता है। और धीरे धीरे जो ये बोधिसत्वास था ये बहुत फैल गया, यहाँ तक कि ये सेंट्रल एशिया हो गया,
चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ तक फैल गया था। उसके बाद वहीं बुद्धिज्म जो था वो वेस्ट और साउथ इंडिया में भी फैला, जहाँ पे बहुत से केव्स, खोखले बनाए गए जिसमें मॉन्क्स रह सके, ठीक है, जिसमें वो बुद्धिस्ट महात्मा होते हैं वो रह सके। और ये अधिकतर वेस्टर्न घाट के साइड बनाए गए थे, अधिकतर तो ये राजाओं के द्वारा ही बनाए गए थे। यहाँ पे देखिए बुद्धा का इमेज है, ये बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड में है इमेज, ये मथुरा में बनाया गया है बुद्धा का, और ये जो राइट साइड में है ये तक्षशिला में बनाया गया था ये मूर्ति। आगे देखते हैं तो आगे कह रहा है, और ये एक केव है कार्ले महाराष्ट्र में जो मॉन्क्स के लिए बनाया गया था। फिर कह रहा है कि जो बुद्धिज्म था वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कुछ साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया तक फैला। लेकिन यहाँ पे पुराना फॉर्म बुद्धिज्म का फैला था जो कि थेरावेदा बुद्धिज्म था। अब आगे यहाँ पे पिलग्रिम्स के बारे में बोल रहा है। तो पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री। वो कैसे ट्रैवल करते थे यही सब बता रहा है। तो वो ट्रेडर्स के साथ ही कैरावान या शिप्स में बैठ करके ट्रैवल किया करते थे। जैसे कि अब कुछ पिलग्रिम्स के बारे में दे रहा है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला है फाशियान, ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है जो इंडिया आए थे 399 टू 412 CE में, यानी 5th सेंचुरी में। तो आपको बताना है कि ये कौन से राजा के रेन में इंडिया आए थे। उसके बाद है सेकंड शुआनजांग जो कि 630 AD में, यानी कि 1400 साल पहले भारत आए थे। उसके बाद फिर तीसरे हैं आई शिंग या फिर ईजिंग भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, या फिर आई जिंग भी कहते हैं। तो ये आए थे 673 AD में। और ये जितने भी ट्रैवलर्स होते थे ये अपने साथ एक अकाउंट कैरी करते थे जिसमें वो सारे बातों को लिखते थे, सब कुछ उसमें नोट करते थे, विवरण करते थे जो जो वो जिस तरह से ट्रैवल किए, जहाँ जहाँ वो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है जो शुआनजांग थे वो जब इंडिया से वापस जा रहे थे थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, चाइना जा रहे थे, तो उन्होंने बुद्धा का सोने का स्टैचू अपने साथ और सिल्वर और चंदन अपने साथ ले गए थे। और वहीं 600 मानुस्क्रिप्ट, आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा मात्रा में है। 600 मानुस्क्रिप्ट को वो 20 घोड़ों पर लाद करके ले जा रहे होते हैं। तो जब वह इंदस नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनमें से 50 मानुस्क्रिप्ट्स वहीं बह जाते हैं और वो उन्हें खो देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उनका जो बाकी का जीवन था वो उन्हीं संस्कृत वाले मानुस्क्रिप्ट को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में गुजरा। और यहाँ पे फिर एक अकाउंट है, जैसे फाहियान चाइना लौटते हैं, यहाँ पे वो जर्नी बता रहे हैं अपना। वो बंगाल से घर वापसी का सफर शुरू करते हैं। वह कुछ व्यापारियों के जहाज पर चढ़ते हैं। उन्हें मुश्किलों से 2 दिन का सफर करना था, लेकिन वह तूफान में फंस जाते हैं। व्यापारियों ने अपना सामान जहाज से बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज का बोझ हल्का हो जाए और वो डूबने से बच जाए। ने अपना थोड़ा बहुत निजी सामान फेंक दिया, लेकिन अपनी किताबें और बुद्ध की मूर्तियां जो उन्होंने इकट्ठा की थी उनसे चिपके रहे। आखिरकार 13 दिनों बाद तूफान थम गया। वह समुद्र के बारे में इस तरह बताते हैं, समुद्र अपने आप बहुत बड़ा है। सूरज, चांद या तारों को उनकी चाल में देखे बिना पूरब या पश्चिम को जानना नामुमकिन है। अगर अंधेरा हो, बारिश का मौसम हो, तो हवा के साथ चलना ही एकमात्र प्लान है। उन्हें जावा पहुंचने में कम से कम 90 डेज लग जाते हैं, जहां वो 5 महीने रुकते हैं और फिर एक और व्यापारी के जहाज पर चढ़ते हैं जो उन्हें चाइना ले जाते हैं वापस। अब यहाँ पे हमारे नालंदा के बारे में कह रहा है जो कि बिहार में है, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो यहाँ पे बता रहा है कि शुआनजांग और कुछ अलग तीर्थयात्री जैसे लोग नालंदा में पढ़ाई करने में समय गुजारे हैं और बहुत से फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में उन्होंने अपना समय गुजारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया था कि यहाँ के शिक्षक बहुत ही काबिल और प्रतिभाशाली लोग हैं। वे पूरी ईमानदारी से
बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। मठ के नियम बहुत सख्त हैं और सभी को उनका पालन करना पड़ता है। यहाँ दिन भर चर्चाएं होते रहती हैं और बूढ़े जवान एक दूसरे की मदद करते हैं। अलग अलग शहरों से विद्वान लोग अपने संदेह दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के द्वारपाल नए आने वालों से मुश्किल सवाल पूछता है। उन्हें अंदर आने की इजाजत तभी मिलती है जब वे इन सवालों के जवाब देते हैं। हर 10 में से 7 या 8 लोग इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। तो ये xuanzang बताते हैं अपने अकाउंट से नालंदा के बारे में। अब आगे देखते हैं तो इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है जो कि भगवान विष्णु जी का वराह अवतार का है। और ये जो महिला है ये माता पृथ्वी हैं, जिन्हें वराह भगवान ने पानी में डूबने से बचाया था। ठीक है, और ये जो मूर्ति है ये ईरान MP से मिला है। अब देखिए यहाँ पे भक्ति के बारे में बता रहे कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। उस समय पे भगवान शिव, भगवान विष्णु और दुर्गा माता का पूजा बहुत ज्यादा होता था। भक्ति जो था वो लोगों के बीच पॉपुलर तब हुआ जब वो श्रीमद् भागवत गीता को समझने लगे। श्रीमद् भागवत गीता जिसमें महाभारत के थ्रू भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मोह माया का कैसे त्याग करना है और उनके शरण में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बतलाते हैं और भी बहुत से ड्यूटीज बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं। तो भक्ति जो शब्द है वहीं से आया था, जिसका उद्देश्य था कि एक उपासक अपनी उपासना, अपनी भक्ति अपने उस इष्ट के प्रति एक प्योर हार्ट से जो करता हो तो उसे उनके ईष्ट, उनके भगवान किसी भी रूप में, चाहे वो मनुष्य हो या फिर प्राकृत हो या फिर एनिमल हो, किसी भी रूप में दिख जाते हैं। यही यहाँ पे बताया कि किस तरह से उपासना भक्ति को लोग सबसे ज्यादा फॉलो करने लगे। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे फिर भक्ति के बारे में कुछ बता रहा है कि भक्ति जो है वो संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें भज का मतलब होता है बांटना। ठीक है, दो रिलेशनशिप जो कि खुद के और खुद के ईष्ट के बीच में, भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में बात हो रही है। और ये सीधे भागवत से आता है। भागवत यानी कि भगवान जो फॉर्च्यून देते हैं, ब्लिस देते हैं। ठीक है, और जो भक्त होता है जो अपने ईष्ट के प्रति खुद को शेयर करता है। अब यहाँ पे एक कविता है एक भक्त के द्वारा जिसमें कह रहा है कि ज्यादातर भक्ति साहित्य हमें बताता है कि धन, दौलत, विद्या और ऊंचे दर्ज अपने आप ही भगवान के साथ नजदीकी रिश्ता पक्का नहीं करते। यह एक कविता का हिस्सा है जिसे तमिल भाषा में अप्पर ने लिखा था, जो कि भगवान शिव का भक्त था। पार एक वेलाल थे। वेलाल हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे कि हिंदू शब्द जो है इंडिया की तरह वो रिवर इंदस से आया है, जो कि अरब्स और ईरानियंस यूज करते थे। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहा है। आखिर में कह रहा है कि 2000 साल पहले जो पश्चिमी एशिया था, वेस्ट एशिया था, वहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है बेथलम में। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था बेथलम। यहाँ बाइबल के कुछ वचन दिए हुए हैं। तो वहीं क्रिश्चियनिटी जो होता है वो इतना पसंद आता है लोगों को कि वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक फैल जाता है। और जो पहला क्रिश्चियन प्रीचर था वो वेस्ट एशिया से वेस्ट कोस्ट पे आया था हमारे भारत में। तो आपको बताना है कि कब आया था। और वहीं बता रहा है कि जो केरला के क्रिश्चियन हैं उन्हें साइरियन क्रिश्चियन कहा जाता है, क्योंकि वो वेस्ट एशिया से आए हैं और वो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे हम लोग ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में जानते हैं, कैसे जो ब्लैक पेपर था वो रोमन्स के लिए कितना वैल्यूएबल था, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा रोमन्स ने। वहीं हम लोगों ने फिर देखा कि कैसे न्यू किंगडम्स आते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जो साउदर्न एरिया है वो नदी, प्लेट्यू, कोस्ट लाइन, हिल्स से घिरा है, जहाँ पे कावेरी सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और संगम पोएम में मूवेंदर का जो मेंशन किया गया है, मूवेंदर वर्ड, वो चोलास, चेरास और पांड्या को डिस्क्राइब करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर हो जाते हैं। फिर वहीं हम लोगों ने सतवाहनास को देखा कि सतवाहना में कैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर को देखा। उसके बाद हम लोगों ने सिल्क रूट के बारे में देखा, जिसपे शांस ने कैप्चर किया था, जिसे ऑक्युपाई किया था सिल्क रूट का एक ब्रांच को। वहीं फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे बुद्धिज्म फैलता है। शान रूलर कनिष्क जो है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं। उसके बाद हम लोग देखे कैसे बोधिसत्व फैल जाता है कोरिया, जापान, चाइना में।
वहीं सेंट्रल एशिया में भी। उसके बाद हम लोगों ने पिलग्रिम्स के बारे में देखा जो इम्पोर्टेंट नेम थे। उसके बाद यहाँ पे फाहियान का अकाउंट हम लोगों ने देखा, नालंदा के बारे में देखा, भक्ति कैसे स्प्रेड हुआ था उसके बारे में, और वहीं यहाँ पे वराह भगवान का मूर्ति मिला मध्य प्रदेश से। और उसके बाद आखिर में हम लोगों ने देखा क्रिश्चियनिटी के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।